मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से 2 मिनट बात कर लूँ ज़रा। कुछ कंप्लेंट आए। एक तो पहले आप लोग के कहने पे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया, आप लोग के ही बोलने पे आया। दूसरा, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बना के डालने लगा, मतलब एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो ऐसे अपलोड हो रहा था। तो बहुत शिकायतें आई कि सर एक दिन में 3 वीडियो कैसे देखें, उतना नेट नहीं है। समझ सकते हैं, बिहार के बच्चे के साथ ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है। बिहार के बच्चे को ऑनलाइन स्टडी करना बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। चिंता ना करें, ये महामारी जल्द ही ठीक होगी और हम लोग वापस क्लासरूम में लौटेंगे उसी एनर्जी, उसी पॉजिटिव थिंक के साथ। मैंने आप लोग की प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन ये है, मैं 11th का भी वीडियो बना रहा हूँ। जो 11th का कुछ रेस्ट पोर्शन हमारा बच गया था, जैसे एक बैच में ग्रेविटेशन और दूसरे बैच में हमारा चल रहा था कोलिजन, सेंटर ऑफ मास। तो मैं एक दिन मैं 11th की वीडियो बनाऊंगा और एक दिन मैं 12th। आपको एक दिन में एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। मैं एक दिन में आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा। आप लोग भी प्रॉमिस करें उस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हो सके मेरी आवाज़ गूंज के आती होगी या हल्की आती होगी या बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ ढंग से नहीं दिखता होगा। ये सब प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ। बट हम लोग को समय के अनुसार थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाके समय के अभाव को और समय के जो दिक्कतें आई हैं समय पे, उसको झेलना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। मैं कोशिश करता हूँ जितनी फैसिलिटी से प्रोवाइड करा के वीडियो बनाया जा सके, लाइट्स, कैमरा, माइक, मैंने जितनी मेरे समझ नहीं बोलो कि बस में था उतना मैंने किया। अभी लॉकडाउन है, सारे दुकान बंद ही हैं, अब कुछ खुलने का ऑर्डर हुआ है तो मैं आगे और अच्छे से फैसिलिटी देने का कोशिश करूँगा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई हम ज़रूरी नहीं है क्लासरूम में ही आके कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद था बोलने का क्या कि एक दिन 11th और एक दिन 12th मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा। 11th के भी पोर्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th के एग्ज़ाम में बैठना है तो 11th का पोर्शन छोड़ दें, ये गलत सोच, ठीक है। IIT में बैठोगे तो मिस कर जाओगे। अब सोच के रखे हो IIT नहीं बैठने का, तब भी मिस कर जाओगे। इसलिए आपको दोनों पोर्शंस पे ध्यान देना चाहिए। तो हमने आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का 12वां वीडियो तैयार किया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का हमने 12वां वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। तैयार नहीं किया है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो कॉपी कलम निकालें और हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करें। पहले बोर्ड पे देखें क्या क्या लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का 12वां वीडियो है। हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का 3रा लेक्चर है। आज क्या पढ़ेंगे, अपने कोचिंग का नाम जैसे आप लोगों को पता है, IIT JEE फिजिक्स क्लासेस, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं। ये किस क्लास का पोर्शन है, 12th की है, IIT मेन एडवांस नीट एम्स। ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th को छोड़ के, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्त लोग, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 लेक्चर देखा है। उस एक लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाई है। बस मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बताया है। मैंने बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नापते कैसे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज,
सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, हमने सबकी बात की थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 वीडियो 3-4 दिन पहले अपलोड कर दिया था। उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, क्योंकि उसके बिना ये निकालना संभव नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज पढ़ने जा रहे हैं। इसका ये सब पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको एक वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं इसका 3 वीडियो कोशिश करूंगा बनाने का। 3 हो सके तो 4 भी कर दूं क्वेश्चन के साथ। आराम से पढ़ना है, चिल करके पढ़ना है, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज़ में पहले आता है लाइन चार्ज। एक तार मिलेगा, वायर, लाइन चार्ज, दूसरा सर्कुलर आर्क, तीसरा रिंग, चौथा डिस्क, सीट, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये सब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकलता है, ये सब बॉडी के कारण निकलेगा, बट निकलेगा कहाँ? एक पॉइंट पे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E बराबर KQ/R²। अगर एयर या वैक्यूम में है तो K का वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 Q/R²। अगर एयर वैक्यूम में रहा तो एयर और वैक्यूम। अब हम लोग इसको अगर किसी और मीडियम से इंट्रोड्यूस करा दे तो ε0 इंटू εr, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी बट्टा Q/R² बट्टा, और ये Q कौन सा चार्ज होता है? सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना हो वो होता है सोर्स चार्ज। तो अभी तक हमारे पास एक पॉइंट पे चार्ज होता था सोर्स और हम एक इस चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लेते थे P, ये दूरी होता था R, और हम लोग इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, और ये चार्ज कैसा चार्ज होता था? पॉइंट चार्ज होता था। पॉइंट चार्ज तो याद ही है कि चार्ज जिस बॉडी पे चार्ज है उसका साइज बहुत बहुत छोटा हो। किससे छोटा हो? इस दूरी से बहुत छोटा हो। हमने ये सब पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। हम लोग इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट पे, किस चार्ज? पॉइंट चार्ज का। या तो एक पॉइंट चार्ज के कारण, या तो अगर बहुत सारा चार्ज आ गया Q1, Q2, Q3 ऐसे करके n चार्ज, सब के कारण फील्ड निकालना हमने सीखा है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मैं बताया हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है, हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे उस चार्ज के दूर भागेगा। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है उसके तरफ जाएगा। ठीक है, हमने उस पॉइंट पे फोर्स भी बताया है, फोर्स EQ होता है। अब कोई पूछेगा इस P पॉइंट पे फोर्स कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो उसका मैग्नीट्यूड इनटू चार्ज, और डायरेक्शन क्या होगा? तो चार्ज अगर निगेटिव है, ठीक है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और कौन सा चार्ज? मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पे E है। अब यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q, P पे ही चार्ज रख दिया Q, और बोला बताओ P पे फोर्स क्या होगा? तो बोलोगे E गुना Q। तो फोर्स तो निकल गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड EQ। अब बोलेगा फोर्स का डायरेक्शन। अब ये चार्ज पॉजिटिव है ना, तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर था? इधर था ना, इधर था, राइट साइड में था ना, क्योंकि हमारा चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके दूर भागेगा। तो हमारा जो फोर्स यहाँ पे निकालेंगे इस चार्ज के कारण, Q चार्ज के कारण, उसका भी डायरेक्शन किधर? इधर ही हो जाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है तो अपोजिट। हमने ये सारी बातें कर ली। हमने ये सब बात लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कर लिया है। ठीक है, अगर भुला गए थे तो एक बार मैंने रिवीजन करा दिया। आज हम बात करेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। कौन सा चार्ज बॉडी? कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, जिसमें ये 7 बॉडी आएगा और कुछ बॉडी में स्पेशल केस भी आ जाए। अब इसी में आएगा आपको 2 स्पेशल केस, इसमें आएगा 1 स्पेशल केस सब में स्पेशल केस आएंगे और साथ में सबका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे वैरी करेगा उसके साथ उसका ग्राफ कैसा बनेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में 2 बनाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। तो हमारा पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, या इसी को ऐसे भी लिखा रहता है यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, या तो लिखा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम लाइन चार्ज बोल सकते हैं, या इसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। दोनों का मतलब वही हुआ, क्योंकि वायर में लाइन चार्ज का मतलब क्या कि जो चार्ज का जो बंटवारा हो ना वो लेंथ के अनुसार हो, उसको लाइन चार्ज। ऐसा कहाँ होगा? वायर में होगा, रॉड में होगा, यही 2 जगह हो सकता है ना। रिंग में होगा तो, लेकिन रिंग तो सर्क गोल होता है, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम है रिंग। लाइन चार्ज का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू द लेंथ। हमने चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, तो हमने आपको बताया था कि चार्ज का बंटवारा 3 तरीक़ों से होता है। एक होता है लेंथ के अनुसार, एक एरिया और एक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग तीनों से गुजरेंगे। तो पहला तो लेंथ है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ। तो हमारा जो बॉडी है वो कैसा होगा? एक वायर होगा, वायर। चलो देखो, हमारे पास एक वायर है, अभी इसकी कुछ लेंथ है। ठीक है, हमारे पास एक वायर है, ये लैंग्वेज है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेट अस कंसीडर देयर इज अ यूनिफॉर्म चार्ज वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। P is a point at a distance R from the point of the wire, from the point of the wire। ठीक है, चलिए अब मैं फिगर बना रहा हूँ। मान लीजिए वायर है, ये P पॉइंट है, इसकी दूरी कितना? R। ठीक है, हमको इस P पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, P is a point at a distance R from the point of the wire at which we have to find out electric field due to uniform charged wire। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर का। तो उसके लिए पहले ये लैंग्वेज लिखना आवश्यक है। ठीक है, हमने अभी इसका लेंथ L मान लिया है, हमने अभी इसका लेंथ L मान लिया है। किसका लेंथ? इसका, वायर का। ये एक वायर है, चार्ज्ड वायर, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज वायर है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला इंड एंगल बनाएगा θ1। हमको इस पॉइंट पे निकालना है ना फील्ड हमको, तो दोनों जो वायर का जो दोनों एंड है उसको पॉइंट से मिलाएंगे कि वो कुछ ना, तो पॉइंट से मिला दिए तो ये कुछ ना कुछ अभी एंगल बनाएगा ना। पता मान लेते हैं θ1 और इसको मिला दीजिए तो बनाएगा, मान लीजिए बनाएगा कितना? θ2। ठीक है,
कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l, ठीक है। इसको हमने इस पॉइंट को मान लेते हैं O। दैट्स क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज वायर का। तो अगर कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके पहले कुछ मानना होगा। तो हमने मान लिया L इस रॉड कह रहे हैं, L इस यूनिफॉर्म वायर का लेंथ, ठीक है। P जो पॉइंट जिस पे हमको निकालना है, जो कि वायर से कितने दूरी पे है? r दूरी पे है। और वायर का दोनों एंड इस P के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, θ1 θ2, ठीक है। अब जरा देखो, एक चीज़ बता रहे हैं, लैम्डा यहाँ पे क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब लैम्डा जो है वो कितना है? Q/L। इस पे अगर टोटल चार्ज Q रहा होगा और इसका लेंथ L है तो Q/L हो गया इसका लैम्डा, ठीक है। लैम्डा बराबर कितना? Q/L। तो Q बराबर लैम्डा L। चलिए, आपको तो इतना पता ही है कि अगर हम कभी भी कोई भी चीज़, कंटिन्यूअस बॉडी का कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं, चाहे उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, चाहे उसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, चाहे हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करें, कुछ भी हमको कुछ ना कुछ उसमें से काटना होता है और न्यूटन का कैलकुलस यूज करना होता है। वो भी उस वक्त का कैलकुलस, न्यूटन ने भी जब कैलकुलस का खोज किया था ना, उस वक्त भी एक बहुत बड़ी महामारी चल रही थी, बहुत बड़ा प्लेग हो गया था। जहाँ पे न्यूटन पढ़ते थे कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, वहाँ से वो अपने घर आ गए थे और उसी घर में उन्होंने अकेले रहने से बहुत स्ट्रेस हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अकेलेपन को दूर करने के लिए काम करना ज़रूरी है। तो काम करते करते उन्होंने अर्ली कैलकुलस का खोज कर दिया, जिसको आज हम कैलकुलस बोलते हैं। और ये बहुत सारे ऑप्टिक्स का भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। वो जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे रोशनी की किरणें बहुत कम आती थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑप्टिक्स में भी कुछ दिया। तो इसलिए उनका कैलकुलस यूज करेंगे। तो आप लोगों को इतना तो पता है, आपको इतना पता ही होगा, क्या पता है कि इसमें से क्या कटेगा? एलिमेंट कटेगा, ठीक है। अगर वायर होता है, रॉड में से क्या कटता था? एक एलिमेंट, dx लेंथ का, dm मास का। यहाँ मास से तो कोई मतलब है नहीं। मास का मतलब ज़रूरत कहाँ पड़ता है? सेंटर ऑफ मास के लिए, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मास का कोई रिलेशन नहीं है, मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैं एक एलिमेंट काट लेता हूँ, टेढ़ा हो गया। मैं एक एलिमेंट काट लेता हूँ, ठीक है। काट लिया एलिमेंट। ये एलिमेंट काटे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, मान लो ये एंगल है d थीटा, d अल्फ़ा कुछ बना रहा होगा। ये लंबाई कितना है? dx। और जहाँ काटे हैं O से उसकी दूरी कितनी है? x। ठीक है। फिगर ज़्यादा खींच जाया नहीं ना? फिगर ज़्यादा खींच जाया तो नहीं? देखिए यहाँ पे हमने एक dx, मैं लिख देता हूँ, ए डिफरेंशियल एलिमेंट कितने लेंथ का? dx लेंथ का, ऑफ लेंथ dx इज कट at a distance x from O, ठीक है। और ये कुछ एंगल बनेगा ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये काटे हैं ना,
यहाँ पे एक मैंने dx, इसको जानबूझ के मैंने 2 कर दिया, दिखाया कि कुछ लंबाई भी है इसका, ठीक है, और दोनों के बीच का जो बना हुआ एंगल उसको एक छोटा सा एंगल मान लिया d अल्फ़ा, ठीक है। ये जो काटे थे ये कुछ ना कुछ एंगल बन गया ना, ये वाला देखिए, ये पहले से कितना है θ2 और ये θ1 है, ये इतना दूर मान लेते हैं अल्फ़ा। अगर इसको d अल्फ़ा माने हैं तो इसको मान लेते हैं कितना, अल्फ़ा। कितना मान लेते हैं बाबू, अल्फ़ा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, इस dx के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब ना रॉड के कारण रॉड कह रहे हैं, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और पता है ये सब चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक बार आओ निकालेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो बोलोगे सर अभी क्यों निकालें, वहाँ पे दूसरे तरीके से निकालेंगे, गॉसेस का थ्योरम लगा के। यहाँ पे अपना सिंपल तरीका लगा के निकालना है, वहाँ पे गॉसेस का थ्योरम, गॉसेस के थ्योरम लगाने से और डेरिवेशन आसान हो जाता है। तो गॉसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस कहते हैं, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काटा, अब देखो dx एलिमेंट काटा, क्योंकि जब तक हम इसका एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर सकते हैं तब तक हम इस पूरे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर सकते हैं, रॉड कह रहे हैं सॉरी, यूनिफॉर्म वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये एलिमेंट काट लिए dx लेंथ का, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखिए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना। इसके कारण इस P पॉइंट पे, ये P पॉइंट था ना, ये हमारा था कौन सा पॉइंट, P पॉइंट, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे इस dx के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड dE। तो इस dx एलिमेंट के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इस dx एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो उधर ही होगा, उधर। तो dx एलिमेंट के चलते P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कौन से, डिफरेंशियल एलिमेंट dx, ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड dE एट पॉइंट P ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट dx इज dE, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, dE। अब आपको इतना तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो आप बिना कंपोनेंट के तो बच नहीं सकते। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर भी कंपोनेंट होगा और इधर भी। अब ये एंगल आपने क्या माना है, अल्फ़ा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा होगा ना। ये एंगल आपने अल्फ़ा माना है ना, ये वाला, ये एंगल आपने अल्फ़ा माना, तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल भी कितना, अल्फ़ा हो गया। अब ये एंगल अल्फ़ा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंपोनेंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक होगा EX और एक होगा EY, होगा ना बाबू। तो इधर होगा कितना, DE cos थीटा। ये जो P पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो गो कंपोनेंट होगा, एक X और एक Y। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किधर है, इधर, तो X की तरफ कितना होगा P पे, इतना के कारण DE cos थीटा नहीं cos अल्फ़ा, ठीक है। और इधर कितना होगा, इधर ऊपर कितना होगा, DE sin अल्फ़ा, ठीक है, D। तो सबसे पहले हमको DE का वैल्यू निकालना है कि DE कितना होगा, हमको DE का वैल्यू निकालना है। इस P पे
dx के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब इधर अगर तो इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे x की तरफ इतना, y की तरफ तोड़ेंगे इतना। अब देखो dE का वैल्यू, तो बाबू dE का वैल्यू कितना होगा, तो हमने dE क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और वो भी एक पॉइंट के कारण है, एक पॉइंट पे है, एक dx एलिमेंट के कारण, क्योंकि हम डायरेक्ट पूरे बॉडी का नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है KQ/R² फार्मूला, वो एक पॉइंट चार्ज का है, तो हम एक एलिमेंट को काट के ही लगा सकते हैं। तो देखो, तो dE को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला पढ़ा है, KQ/R², K तो K ही होगा, K तो चेंज होने वाला है नहीं, K तब चेंज होता है जब एयर वैक्यूम, K का वैल्यू तो वही होगा। Q, बताओ Q कितना होगा। अभी हम जो ये dE है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, dx का ना। Q क्या है, चार्ज, तो अभी ना पढ़ाया था Q बराबर λL, तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, लैम्डा, और इसका लेंथ कितना है, dx, तो लैम्डा dx बाई, और डिस्टेंस तो आ रही है, ये डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ काटे हैं एलिमेंट और यहाँ पॉइंट है, तो P से जो एलिमेंट काटे उसका दूरी होता है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया दूरी आपका x, और ये r, तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस x², r² प्लस x², ये हमारा dE का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, dE का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत, के लैम्डा dx/r² प्लस x², ठीक है। ये दूरी था r, ये दूरी था x, तो हमको ये दूरी चाहिए ना, और यहाँ पे एंगल बना है अल्फ़ा, ये है x, ये है r, तो ये हो गया √r² प्लस x², और डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है तो रूट खत्म। ये P पॉइंट है, ये dx एलिमेंट है, इसका फील्ड इधर गया है, ये एंगल अल्फ़ा, ये dE इन है, इधर dE cos अल्फ़ा, इधर dE sin अल्फ़ा, कुछ ऐसा ही ना तस्वीर बना है। अब देखो, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में है, तो x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस दोनों निकालना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक मिनट रुक जा पहले, अब ये dE निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको निकालना है पूरे वायर का, तो इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट, तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाले, इसको मिटा देते हैं, इसको तो आप नोट कर ही लिए होंगे, नहीं नोट किए तो पॉज करके कर ले नोट। देखिए, अब निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis due to differential element। x की तरफ कितना हो जाएगा उसका, dE cos अल्फ़ा हो जाएगा ना, dE cos अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला dE cos अल्फ़ा, ये dx के कारण निकल गया। किसके कारण, dx, हमको निकालना है किसके कारण, ठीक है। तो dx के कारण है तो लिखते हैं dEx, हमको निकालना है किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस ड्यू टू, हमको पूरे का निकालना है ना वायर का, तो ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो E हो जाएगा EX
इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इंटीग्रेशन डी ई का वैल्यू हमने निकाल के रखा है के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम किस वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हम किस वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और एक अल्फ़ा। अल्फ़ा है एंगल, x है लेंथ। तो हम या तो अल्फ़ा को x में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो x को अल्फ़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास एक नमूना पेश है, लिख सकते हैं tan अल्फ़ा बराबर x बाई आर, इस ट्रायंगल से O, ये वाला जो है P, यहाँ मान लो नाम देते हैं M, OMP ट्रायंगल देख लो, वहाँ लिख सकते हो ना tan अल्फ़ा बराबर OMP। ये ट्रायंगल दिख रहा नहीं है, ये x है ये r है, तो tan अल्फ़ा बराबर x बाई आर, तो x बराबर r tan अल्फ़ा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी अल्फ़ा r सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ना बाबू। x बराबर r tan अल्फ़ा, इसको डिफरेंशिएट कर दिए अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी अल्फ़ा, r कांस्टेंट है, tan अल्फ़ा का सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। dx का वैल्यू r सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक है। पुट कीजिए, के लैम्डा डी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है आर टैन अल्फ़ा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इंटीग्रेशन के अल्फ़ा आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, आर स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, आर सेक स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और एक कॉस अल्फ़ा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा से सेक स्क्वायर अल्फ़ा गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास क्या बचा, कहाँ लिखे भाई, इसको मिटा दे, देखो तो हमारे पास Ex बराबर आ गया इंटीग्रेशन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा बट्टा आर, यही ना बच गया हमारे पास। अब हमारा वेरिएबल एंगल है, तो हमारा लिमिट भी एंगल के फॉर्म में होगा। तो देखो तो दोनों वायर का एंड P से कितना एंगल बना रहा है, एक बना रहा है θ1, दूसरा बना रहा है θ2, ठीक है। एक θ1 बना रहा है P के साथ, एक θ2, लेकिन θ2 नीचे बना रहा है, नीचे से बना रहा है, और θ1 बना रहा है आपको ये ऊपर से, मतलब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है ना, तो नीचे वाला एंगल तुम्हारा जो है वो कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए नीचे वाला एंगल निगेटिव है, तो माइनस θ2 से प्लस θ1, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लैम्डा बाहर बाई आर बाहर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक है, माइनस θ1 से θ2 से θ1 के लैम्डा बाई अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फ़ा, माइनस θ2 से θ1 के लैम्डा बाई आर साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ2। तो सॉल्व करने के क्या आएगा, Ex बराबर के लैम्डा बाई आर साइन θ1, ठीक है,
इतना नोट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकल गया, EX बराबर K लैम्डा बाई R साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2, और इसके ऊपर लगा दो वेक्टर, यहाँ लगा दो आई कैप। इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। लेकिन अभी सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट निकाला है, अभी एक कंपोनेंट निकालना बाकी है। तो जैसे x का निकाला है वैसे y, बस cos के जगह क्या हो जाएगा, साइन। cos अल्फ़ा के जगह वहाँ क्या लिखाएगा, साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो लगले उसको भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली EY क्या आएगा, K लैम्डा बाई R बाहर, इंटीग्रेशन साइन था ना, हाँ साइन अल्फ़ा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, K लैम्डा बाई R। साइन अल्फ़ा का होता है कितना, माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा होता है ना साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन, तो माइनस और माइनस को हटा दो तो ये चल जाएगा ऊपर, वो चल जाएगा नीचे, तो कॉस माइनस थीटा 2 और माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, कॉस का अगर एंगल निगेटिव होता है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये x, ये y। ई नेट निकालना है अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास अब जगह है नहीं, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तब मैं आगे बताता हूँ। दिया है, आप वीडियो में देख देख के लिखना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। थोड़ा जगह कम है जिसके चलते थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गैदरिंग, लेकिन आपको देख देख के लिखना है मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखने के साथ समझना भी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया है, K लैम्डा बाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और EXY कितना आया है, K लैम्डा बाई R कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आपको अगर ई नेट चाहिए, अगर आपको ई नेट, तो हमको ई नेट निकालना आता है अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। डायरेक्शन चाहिए तो tan थीटा बराबर EY कॉम्पोनेंट बाई EX कॉम्पोनेंट, दैट इज थीटा इनवर्स इक्वल टू थीटा बराबर tan इनवर्स EY बाई EX। ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, ई वेक्टर क्या निकलना है, ई वेक्टर बराबर लिखते हैं ना EXI प्लस EYJ, EXI प्लस EYJ। तो E इक्वल टू क्या लिखोगे, EXI प्लस EYJ। तो EX हमारा क्या निकला है, K लैम्डा बाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 I प्लस, दोनों में से K लैम्डा बाई R कॉमन निकालेंगे, अभी नहीं, K लैम्डा बाई R कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 J कैप। दोनों में से K लैम्डा बाई R कॉमन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल गया। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल गया। तो यहाँ पे जो हमने इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है, वो dx के कारण उसका दो कंपोनेंट था, एक इधर एक इधर, तो दोनों हमने अलग अलग निकाला। अब दोनों को वेक्टर से जोड़ देंगे, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कौन सा, ये। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये, अब x की बात करोगे तो ये, y की बात करोगे ये। अगर मॉड निकालना है तो ये लगा दो, ई वेक्टर का नेट EX का स्क्वायर प्लस EY इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देना है। अगर उसका डायरेक्शन चाहिए तो ये कर देना है। अगर आप चाहते हो कि वेक्टर फॉर्म में सजा के लिखना है तो ये लिख दीजिए, ई वेक्टर बराबर EXI प्लस EYJ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है।
आई वाला ये, जे वाला ये, दोनों में के लैम्डा बाई आर कॉमन है तो निकाल दीजिए बाहर, कोई दिक्कत। इतना को नोट कीजिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ठीक है। चलिए इस मैं पूरे को मिटाता हूँ, उम्मीद है लिख लिए होंगे आप। अब देखो इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस ठीक है। स्पेशल केस हमारा पहला स्पेशल केस है, केस 1, both the end of wire, both the end of wire is both the end of wire goes to infinite। मान लीजिए मैं दोनों तरफ का जो वायर है, जो वायर का दोनों एंड था हमारा ऐसा वायर था ना, अब ये वायर मान लीजिए ये वायर इन्फिनाइट लेंथ का हो जाए। इन्फिनाइट लेंथ कहने का मतलब कुछ ऐसा हो जाए। पहले हमारा वायर डिफिनिट लेंथ का था, अब हमारा वायर इन्फिनाइट लेंथ का हो गया, ठीक है। अब जो चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज वायर था, यूनिफॉर्म चार्ज वायर जो था, अब वो पहले डिफिनिट था, फाइनाइट लेंथ का था, कुछ लेंथ था जिसको मैंने एल बोला था। बट अब क्या है कि जो वायर है उसका जो दोनों एंड है उसको मैंने इन्फिनाइट पे पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? इन्फिनाइट पे पहुंचा दिया। कहने का मतलब अब हमारे जो वायर का लेंथ है वो इन्फिनाइट हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब हमारा जो वायर है, ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, हमारा जो वायर था उसका जो दोनों एंड है, मैंने उस दोनों एंड को जो पहले ऐसे हुआ करता था, ये हुआ करता था P पॉइंट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ना था इसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये था। तो पहले ये जो दोनों जो वायर ऐसे कनेक्टेड थे, ऐसे कनेक्ट था ना, अब ये दोनों वायर को मैंने ऐसे यहाँ से, अगर ये जो वायर है अब इसका लेंथ हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो ये जो लेंथ बन रहा था ऐसे, ये जो यहाँ एंगल बन रहा था θ1 θ2, वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्योंकि इसको अगर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये जो है कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है, तो वो कितना एंगल बना देगा? 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब हमारा जो वायर था, अब जो वायर था पहले फाइनाइट लेंथ का था, अब वो क्या हो गया? इन्फिनाइट लेंथ का हो गया। क्या हो गया? इन्फिनाइट लेंथ का हो गया। ये जो हमारा पॉइंट था इसके साथ अब जब ये दोनों एंड को हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो इस P के साथ अब कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री।
तो जो हमारा θ1 और जो θ2 दोनों कितने बराबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x निकालो, क्या था x, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, k लैम्डा बाई r साइन θ1 तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो k लैम्डा बाई r और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, x एक्सिस के अलॉन्ग ये निकल गया, ठीक है। अब y एक्सिस के अलॉन्ग बात करते हैं, तो y का बात करोगे तो y क्या होगा, k लैम्डा बाई r कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। कॉस 90 जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस 2 k लैम्डा बाई r, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस 0। अगर हमारा वायर का लेंथ फाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाए, ये तब संभव है जब इसका इंड को हम को खींच दें, ठीक है, खींच दें, ठीक है। ये जो तार था मैंने इसको खींच दिया ऐसे, तो जो P के साथ अब जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये जो P पॉइंट है उसके साथ कितना एंगल बनेगा, 90। अब ये 90 एंगल बनाओगे, ठीक है, ये 90 एंगल बनेगा। जब 90 बनेगा तो हमारा रिजल्ट ये होगा, ठीक है। इसमें एक और केस क्या होता है, केस नंबर 2, कि वायर को ठीक है, इफ ए एंड ऑफ वायर, ठीक है, गोज टू इनफाइनाइट, एक तरफ का एंड छोड़ दिया, दूसरे तरफ का एंड को हमने इनफिनाइट तक ले गया। ऐसे केस में जो θ1 और θ2 होगा, जो इन्फिनाइट पे गया वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, और जो इन्फिनाइट पे नहीं गया वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जो इन्फिनाइट पे गया वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, जो इन्फिनाइट पे नहीं गया वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालोगे तो k लैम्डा बाई r क्या था, साइन θ1 तो साइन 90 प्लस साइन θ2 साइन 0। सॉल्व करोगे तो आएगा k लैम्डा बाई r, y एक्सिस के लॉन्ग k लैम्डा बाई r कॉस 90, ठीक है, माइनस नहीं कॉस 0 ना, कॉस θ2 माइनस θ1 था ना, हाँ, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90। इसको सॉल्व करोगे तो k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा हमको, EXI प्लस EYJ, तो ई नेट कितना निकलेगा हमारा, EX k लैम्डा बाई r, आई कैप k लैम्डा बाई r, जी कैप। मॉडी क्या निकाल लेंगे, मॉडी अंडर रूट, सॉल्व अंडर रूट k लैम्डा बाई r का स्क्वायर, k लैम्डा बाई r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई r, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल बनेगा, x और y सेम है तो 45 डिग्री, ठीक है, विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ये इसमें दो केस होते हैं,
अगर आपका तार अगर दोनों तरफ से खिंचा के इन्फिनाइट लेंथ का हो जाए तो दोनों एंगल 90 जो P के साथ बन रहा था। अगर एक तरफ ही खिंचाए और दूसरी तरफ ना खिंचाए तो एक जिस तरफ खिंचाएगा वो 90, जिधर नहीं खिंचाएगा वो 0। पुट करके हम ऐसे रिज़ल्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 रिज़ल्ट था, ये हमारा 3 ठो रिज़ल्ट था। कोई दिक्कत? तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज निकाला। ठीक है, अगले वीडियो इसका एक और बनाएंगे, एक वीडियो इसका और बनाते हैं हम, उसमें हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इस पे 2-3 प्रॉब्लम करते हैं लाइन चार्ज का ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।